इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्रिकेट वो खेल है कि जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता था, जिसे देखने के लिए लोग बाकायदा एहतमाम करके क्रिकेट स्टेडियम्स में जाते थे, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक को दुनिया भर में शोहरत मिली। मगर यही वो खेल है कि जो बहुत सौ के लिए अब बदनामी का बायस भी बन गया है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है कि जहां कुछ खिलाड़ियों का नाम मैच फिक्सिंग में सामने आया है। लोग इस खेल से मुतनफर होने लगे हैं। डाई हार्ड क्रिकेट फैंस तक कहने लगे हैं कि मैच देखने का क्या फायदा, वक्त ही जाया होगा, मैच तो फिक्स होगा। क्रिकेट के खेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से सवालात हर एक के जहन में आ रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेख एजाज साहब। शेख एजाज साहब, बहुत खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई मैचेस होते थे तो लोग दर्जो स्टेडियम की तरफ रुख करते थे। सुबह ही काफले स्टेडियम की तरफ रवाना दवा हो जाते थे। किसी ने थर्मस पकड़ा हुआ है, किसी ने अपना घर से वो आलू की मूली की रोटी बनाई हुई जाते थे ना, एंजॉय करते थे। यानी क्रिकेट हो तो क्रिकेट, तफरी भी साथ साथ। बहुत ज्यादा तफरीह थी और बकायदा। मेरा ख्याल है कि अगर आप इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के क्रिकेट के शायकीन उनको देखें तो बाज लोग तो बाकायदा सूट पहनकर आते हैं जी। और वो इतना रिलैक्स होकर एक फैमिली एनवायरनमेंट में मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल यही क्रिकेट का मकसद था, जिसकी वजह से इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता था। बिल्कुल, क्रिकेट जो थी फैमिलीज को करीब लेकर आती थी। एक आप जो आज हम जिस माहौल को तरसते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं, फलां के लिए टाइम नहीं, तो क्रिकेट आपको दैट टाइम इस तरह की फैमिली तफरीह देती थी। तो लोग बहुत ज्यादा ही जो है ना जोशो खरोश में होते थे कि जब भी हम ये आप टेस्ट मैच आ रहे हैं, वनडे आ रहे हैं, तो उस टाइम T20 नहीं था। तो बसों में रोड पर जो जाती थी, स्टेडियम की तरफ रोड जाती थी, वो देखने वाली होती थी कैसी गहमा गहमी यंगस्टर्स के चेहरों पर एक जोश वलवला होता था। तो अब ये जो जुआ का मसला है, इसने काफी डैमेज किया है, लोग काफी मुतनफर हो गए हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ। बहुत से दोस्त मेरे जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर उनसे इस मौजू पर बात होती रहती है, उन्होंने ये बात कही है कि वो अब क्रिकेट नहीं देखना चाहते। कि शक ये होता है कि ये जो मैच आप देख रहे हैं बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, जिसके लिए आपने जॉब से छुट्टी ली है या जिसके लिए आपने अपनी कोई और एक्टिविटी पेंडिंग की है, ये मैच ऑलरेडी फिक्स होगा, ऑलरेडी तय होगा कि कौन सी बॉल मिस करनी है, कौन सी खेलनी है, मैच का रिजल्ट क्या होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और दूसरी बात ये है, अगर आपके खेलों के मैदान आबाद हों तो आपके हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। ये ये बिल्कुल पॉजिटिव एक्टिविटी हमारी, स्पेशली हमारी बहुत नई नस्ल को बहुत जरूरत है, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर या आप ये कह लें कि जो हर वक्त अपने सेल फोन पर मसरूफ रहती है। ये एक्टिविटी हमारी जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो खेलों के मैदानों में जाएं। बात करूंगा, मेरा ईमान की हद तक बिलीव है कि जैसे आप कहते हैं ना, गो टू कॉलेज गेट अ नॉलेज। मैं कहा करता हूँ, कई बरसों से कह रहा हूँ कि गो टू ग्राउंड, स्टे अवे फ्रॉम द क्राइम। ठीक है। हम्म, तो आपने हॉस्पिटल की बात की थी, मैं क्राइम की बात करता हूँ, क्योंकि मैं हम्म, यंगस्टर को देखता हूँ कि मैंने यंगस्टर को देखा हुआ है कि वो जब मेरे साथ जो लोग हम लोग खेलते थे, कितना क्राइम था उस टाइम। लेकिन हम लोग अभी, मैं एक हमारे एक बात करनी पड़ रही, मेरे दोस्त हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो काइंड ऑफ हमसे बड़े हैं वो। ठीक है, 10-12 साल बड़े। तो मैं उनसे कह रहा था, मैं क्या भट्ट साहब, आपकी वजह से हम बच गए कि आप लोग हमारे साथ थे, आपने हमें अपने साय में रखा, क्रिकेट में हमें मसरूफ रखा, तो हम क्राइम से दूर रहे। कि हम्म। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप जितने, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो है ना, वो गेम्स करवाया करते थे, रेसिंग करवाया करते थे, नेजाबाजी, तैराकी, नेजाबाजी, ये नेजाबाजी, बिल्कुल। तैराकी के मुकाबले होते थे। ठीक है। तो वो एक अच्छी तरबियत थी। तो ये तो 100% श्योर है कि जी आप गेम में रहोगे तो आप बहुत सी बैड एक्टिविटी से बचे रहोगे। एक दौर था कि माँ बाप चाहते थे यार हमारे बच्चे क्रिकेट ना खेलें, ये स्कूल जाएं, पढ़ें, खराब ना हो जाए ना। एक दौर आज से 30-40 साल पहले ये दौर था। अब तो मैं देखता हूँ कि माएँ, स्पेशली माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे क्रिकेट खेलें। उनको उससे ये नहीं है कि जी हमारा बच्चा हेल्दी एक्टिविटी में जा रहा है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान टीम में जाएगा, हमें भी फेम मिलेगा। ये काइंड ऑफ नेगेटिव ये थिंकिंग है। उस टाइम सिर्फ लोग खेलते थे, ये हम्म। जहन में पता जी मैंने एक टेस्ट क्रिकेटर बन जाना है, वो बन जाते थे। गॉड गिफ्टेड, उनके पास टैलेंट है, टीम में आगे समहाउ, जो भी प्रोसेस था। ठीक है। तो अब थोड़ी सी मेंटेलिटी मटेरियलिस्टिक है। है शेख साहब, आते हैं इस तरफ कि आजकल आप देखें स्पेशली हमारे मीडिया में एक के बाद एक बयान सामने आने लगा है। और ये जो बयानात की एक भरमार शुरू हो गई है कि आगाज किया इसका, लेट्स से आप कहेंगे अताउर रहमान ने बयान दिया, उसके बाद सरफराज नवाज ने बयान दे दिया, उसके बाद राशिद लतीफ सामने आ गए और बाकी खिलाड़ियों ने भी जंप किया उसके बाद।
तो ये जो सब एकदम से कैंपेन एक शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक मुहिम की तरह स्टार्ट हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है सारा मामला? इस क्रिकेट को बचाने के लिए ये तो आप कह रहे हैं कि जो लोग करप्ट हैं क्रिकेट में, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, इनको टोटली इनका खात्मा कर देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का ताल्लुक इनका बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, तब जाके ठीक होगा। हाँ, आपने बात की थी कि ये दोबारा पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब देखिए पंडोरा बॉक्स खोलने वाले कौन से हैं कि अता, वो डैमेज हुआ बेचारा, गरीब घर का बच्चा था, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ अपने कहने बचपन से, ठीक है, कि एक ही इलाके राजगढ़ के लोग रहने वाले हैं। अच्छा, अब राशिद लतीफ डैमेज हुआ था, वहां पर उसका कैरियर था जो डैमेज हो रहा था, जो उसने देखा चीजें मैच फिक्सिंग हो रही है वो सामने लेकर आया। आमिर शोर का भी इस्लाम मसला था। आको जवेद बहुत बड़ा शिकार हुआ, तो उसको तो बकायदा कहा गया था कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे साथ शामिल नहीं होगे, तो तुम मेरी कैप्टनसी में नहीं खेलोगे, और वही हुआ। ये तो वो लोग हैं जो कि इसका यानी कि जो बेचारे डैमेज हुए हैं ना, जो समझते कि हमारा कैरियर और आगे जा सकता था, तो इन जो जो मैच फिक्सर हैं इनकी वजह से नहीं हुआ। तो बात तो फिर वही आ गई कि अगर जब तक आप इसको फिनिश नहीं करेंगे, मैच फिक्सिंग के लोगों को, जो भी ये जौहर है, जो कह लें इसको दलदल है, इसको खत्म नहीं करेंगे, ये साल 2 साल 3 साल बाद ये जो है ना सांप, ये फिर जो है ना फुंकारता रहेगा, आता रहेगा और पाकिस्तान के गले पड़ता रहेगा। और इसके देखिए लिए आपको कला कमा करना होगा। शेख साहब, स्पेशली जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जहां अब ये कोशिश हो रही है, संजीदगी से ये कोशिश हो रही है कि मुल्क का जो इमेज उसे क्लीन किया जाए हर हवाले से, ना ही जो अथॉरिटीज हैं वो किसी फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हो, ना ही जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज किसी भी तरीके से खराब हो। तो यही सबसे बेहतरीन वक्त है इस चीज को, इस ऑपरेशन क्लीन अप को स्टार्ट करने का। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब लॉ आ जाना चाहिए। जो आप मुझे बात वो करना चाह रहे थे, वो तो मैं वो पॉइंट भूल गया, तो वाकई बात सही कह रहे हैं आप कि आपको ऐसा लॉ आ जाना चाहिए जो कि जिसकी जो है ना वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए कि जो लोग इस तरफ जाएंगे उनके साथ ये देखें। ये बड़ा सेंसिटिव है, पाकिस्तान में खुदा ना खाता ये लफ्ज बड़ा यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, आज मुझे अनफॉर्चुनेटली यूज करना पड़ रहा है। देखें, जो आप कहते हैं ना मुल्क के राज बेचना, उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल गद्दार। तो हम लोग ये लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये क्या है, ये जो आप अपनी टीम की स्ट्रेटेजी बेचना, बता देना किसी को, या बता देना कि जी हम इस तरह मैच हारेंगे, ये करेंगे, अप एंड डाउन आएगा ये, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे हम जो जो पर्पज है मैच हारने का वो हम पूरा कर देंगे, ये राज बेचना है, ठीक है? जी। बहुत बड़ा अच्छा, क्राइम है। इसमें जो मियां दत्त की स्टेटमेंट है कि जो मैच फिक्सर हैं उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, आप इससे एग्री करते हैं या ये बहुत हार्श स्टेटमेंट है? सर, मियां का कहना मतलब ये है कि बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए, तो हम्म। मियां को खुद भी सामने आ जाना चाहिए। अपना ये उनका यूट्यूब चैनल है, उदादर उसको यूज करें और स्टाइल बताएं, बताएं स्टेप बाय स्टेप, कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरा क्या किरदार था, फलां का क्या किरदार था, सच बताएं। स्टेज पर बात आ गई है कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान की बदनामी चलती रहेगी। T2 के बाद जैसे ही इमरान ने कप्तानी छोड़ी है, तो इसने तो ऐसा किया है, लिया है अपना, कहते हैं कि जी के शूट किया है मैच फिक्सिंग ने, ठीक है? ये नहीं आप ये कह लें कि जब तक इमरान थे तो खिलाड़ी डरते थे और खिलाड़ी इस किस्म के उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, या हुए तो कोई बहुत छुप छुपा कर हुए, लेकिन नवाज थे, उसके बाद वो खुल खिलाकर खेलने लगे। उसके बाद खुल खिलाड़ी खेले हैं, हम्म। उसके बाद खुल खिलाड़ी खेले हैं, बाकी डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो आपका क्रिकेट है उसमें भी उसका इफेक्ट हुए हैं, वहां भी कुछ मैचेस फिक्स हुए हैं, यानी कि पूरा ही बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। थोड़ा जिहा पंजाबी का टच भी जरूरी है, बाज लोग बहुत Yes. इंजॉय करते हैं। हाँ, मैंने गल समझ नहीं आ रही कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ खिलाड़ी ने ਉਹ ਬਾਜ਼ ਕਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, यानी ਕੀ कि आप ਕਹਿੰਦੇ समझते हैं कि ये ਕੀ सिर्फ ਕੀ ड्रामा ਕੀ है सारा? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨੂਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ गूंगे ते रमज़ नूं गूंगा जाने। ਉਹ, ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਾ, ਉਹ ਚ बदनीति चाहिए होती है। बदनीति सिर्फ हमारे खिलाड़ियों में है या बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसका शिकार हैं, या सिर्फ ये कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है? दोनों है, और जो बदनीति होती है ये कहीं भी आ सकती है। शेन वान मॉकवा 94 में इन्होंने कहा जी कि हमें सलीम मलिक ने श्रीलंका में सिंगर कप था, तो जी हमें ऑफर की है सलीम मलिक ने, प्लस वहां एक बुकी था जॉन, ठीक है, वो मॉकवा को मिला है,
उसने माँ बाप को $40,000 इस चीज का दिया कि जी तुम मुझे ना पिच के बारे में और वेदर के बारे में बताओगे, प्लस फिर कहता उसने मुझे कहा कि थोड़े से और मुझे बताना कि टीम में क्या हो रहा है, कौन टीम में आएगा, कौन जाएगा, इस तरह ना। तो कहता कि उसके बाद फिर मैंने उसको शेन वॉर्न से भी मुलाकात कराई, फिर उसने शेन वॉर्न को भी $5,000 दिया इसी शराइत पर कि जी तो आप मुझे जो है ना बताओगे इसके बारे में, वेदर और पिच की कंडीशन के बारे में। तो किसी ने हमारे अजमत सईद साहब है लॉयर, जो कि सलीम मलिक के लॉयर थे, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि वो तो ये जो क्यूरेटर है ग्राउंड में उनसे भी ले सकता है ना। तो उन्होंने बड़ी वहाँ अजीब भी सा जवाब दिया इसने मार्को ने कि जी के चूंकि मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे जो क्यूरेटर है ग्राउंड में उससे ज्यादा बेहतर पता होता है विकेट क्या करेगी, प्लस मैं अपना हॉर्सेस, रग्बी एंड गोल्फ पर बैटिंग लगाना मेरी प्रोफेशन कह लें या मेरी हैबिट कह लें, मैं लगाता रहूं, लेकिन क्रिकेट में मैंने कभी नहीं लगाई। हम कैसे यकीन कर लें भी कि आपने राइट वे 4,000 पकड़ लिया, बल्कि 5,000 एक और को दिलवा दिया। दूसरा आप कहते हो जी कि सलीम मलिक ने हमें $200,000 का ऑफर की, कराची टेस्ट की $200,000 जो आपको ऑफर की, मैच किसको शिकस्त हुई? वो तो आपको ही। तो इसका मतलब आपने सलीम मलिक की ऑफर कबूल की है, तो क्लब तो सलीम मलिक से बड़े आप हुए, लेकिन बदनाम वो सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर हो रहे हैं। स्टेडियम क्रिकेट बोर्ड ने सारा उन्होंने एक शो का नोटिस दिया, उसको वाइंड अप कर दिया ना। जैसे आप मैच हारे हो, वो आप लास्ट ओवर देख लो, ठीक है, लास्ट ओवर आप देख लो, साफ पता लगता है कि वो मैच आप जानबूझ के हारे हो कि कैसे शेन वॉर्न ने बॉल किया, इंतमाम डाउन द विकेट गया और बॉल बीट हुआ। जब बॉल बीट होता है लेग स्पिनर का, तो विकेट कीपर के लिए बॉल पकड़ना ईजी होता है कि मैं खुद विकेट कीपर रहा हूं। तो आई हेली ने वो बॉल बड़े ही बॉन्डे तरीके से छोड़ा और वो चौका हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया। एक सब जो हमारे देखने वाले हमारे नाजरीन हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग का असल में जो इशू है ये मीडिया में पहली मरतबा कब आया। बहुत सी बातें होती हैं, हर एक अपना अपना राग अलाप रहा है, लेकिन आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं कि कौन सा वो वक्त था जब पहली मरतबा ये मीडिया में आया? वैसे तो ये 79 में भी आया था जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई हुई थी, तो कप्तान गावस्कर थे, तो टॉस पर एक मसला हुआ था, तो तब भी एक ये मीडिया में आया था। उसके बाद जो जो बकायदा मैच फिक्सिंग का जो पाकिस्तान में आया, वो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान शराई साहब, दैट टाइम ही वाज वर्किंग फॉर द फ्रंटी पोस्ट, ही वेंट टू द साउथ अफ्रीका, आई थिंक 93 94 साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टीम गई थी। तो तो 80s वहाँ सारा क्लीन रहा, 80s का दौर सारा क्लीन रहा, ऑलमोस्ट या क्लीन या ये रहा। कह लें कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया? नहीं देखो, उसमें जहीरबाज, माजिद खां, ऐसे जैसे लोग थे, ठीक है। तो साद 90s में ये मामला फिर शुरू हुआ। मुश्ताक मोहम्मद, सारे लोग थे 80s के ना। तो ये 93 में 94 में फर्स्ट टाइम वापस ये आया, तो मीडिया में आया, तो ये उस्मान शाजी को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया था कि ये मसला होता साउथ अफ्रीका में। सलीम मलिक ने टॉस जीता था, तो जो राशिद थे वो वाइस कैप्टन थे, तो वो जो टॉस वो कह रहे थे जी कि पिच की जो कंडीशन है वो बता रही है जी कि हमें बैटिंग करनी चाहिए ना, राशिद लतीफ का इस तरह का कोई उनका मौका था, ठीक है कि जी हमें। तो लेकिन सलीम मलिक उसके अगेंस्ट जा रहे थे ना। तो सलीम मलिक को वो कहते हैं जी कि सम टाइम वो थोड़ा सा दफा भी करते हैं अपनी बात का जी कि कप्तान के पास राइट होता है कि जी वो सम टाइम फैसले करता है, सम टाइम वो अच्छे करता है, सम टाइम रॉन्ग करता है, डिपेंड करता है फिर क्या आपकी नीयत क्या थी ना। तो वो फर्स्ट टाइम वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उस्मान शाही साहब के पास मुझे पता तो है कहाँ से आई है, अंदाजा कर सकते हैं हम, लेकिन वो उनके पास इंफॉर्मेशन आती रही, वो उसको जज करते रहे, देखते रहे। और यकीनी बात है कि इंफॉर्मेशन किसी खिलाड़ी के जरिए आ सकती है, और वो आई खिलाड़ी के अहम जो प्लेयर थे उनके उनके जरिए ही आई थी यानी कि विचलियां गल्ला दसन वाले थे हर वक्त होंगे ने ना। या तो उन्होंने कभी कि मुझे वो करते थे, पिन पॉइंट करते थे, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, अब ये हो गया, अब ये हो रहा है ना, तो मेरा माइंड बना देते ना। तो फिर उन्होंने एकदम मुझे एक दिन मुझे कहा देखो अब ये हो गया है। तो कि जी वहाँ मीटिंग हुई, कोई कॉल्स की, राष्ट्रपति को भी कॉल गई कि भी तुम ये ना हमारे साथ कॉपरेट करो इस मैच के लिए, तो सईद उन्होंने भी कॉल गई। तो कहता फिर मुझे बुलाया गया कमरे में, तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उसमें इंजमाम का यूनस, आई थिंक आई नो गाय वन गाय, ही इज अ बडी ऑफ सलीम मलिक शुरू से ही बैंक से ही ना, अकरम रजा, ही इज ऑस्ट्रेलियन, आई नो हिम वेरी वेल, नो लॉन्ग टाइम बिफोर ही प्लेइंग का टेस्ट क्रिकेट, कि उसको एक्चुअली चूंकि सलीम मलिक के वो बड़ी थे, दोस्त थे, तो सलीम मलिक उनको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए थे कि अपनी दोस्ती का हक अदा करने के लिए ना। तो वो भी कमरे में थे, तो वहां पर बात की कि जी के इस तरह से करना है, तो राष्ट्रपति वाज वॉकआउट ना, राष्ट्रपति ने जो है ना वो करके मैं नहीं, फिर उन्होंने इंतहा वालों को बताया, तो
इंतहा वालों ने क्रिकेट बोर्ड को बताया, लेकिन जब इंतहा वालों साहब ने रिपोर्ट दी तो वो उसमें कुछ खास उन्होंने नहीं बताया। हाँ, बट इंतहा वालों साहब ने जैसे कि उनकी रिपोर्ट में जाकर इंक्वायरी स्टार्ट हुई उसमें उन्होंने कुछ बताया था कि हाँ जी मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने फिर खलफ लेने की कोशिश की कुरान पाक पर, लेकिन वहां से कोई चीज़ क्लियर नहीं कि वाकई खलफ हो गया था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये कहा गया था कि खलफ लेने की कोशिश की। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा जी कि तो कराची का जो फिर दोबारा आ जाता है, कराची का नहीं सॉरी श्रीलंका का सिंगल कप जो जिसमें सबसे ज़्यादा एलिगेशन है कि उसमें भी पता लगा जी कि मैच फिक्स है। तो मेरे पास बासत अली आए और बासत अली ने कहा जी कि हाँ मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन मैं इनके इन्फॉर्म कर दिया मैनेजर को ना, कहते मैनेजर ये कहते हैं जी मुझे इंतखाब आलम ने बात की है। हाँ इंतहा में बात की, मुझे बासत ने इन्फॉर्म किया, ठीक है, कि मैं भी था लेकिन मुझे माफ़ कर दें, ये है वो है। तो लेकिन उस मैच में बासत अली ने 13 बॉलों पर 0 किया था। बासत अली जो कि छक्के लगाने में मशहूर थे, उनका स्टाइल बहुत मियां का था, मतलब मियां बहुत का स्टाइल था, मियां बहुत का अच्छा, मतलब बहुत अच्छे अच्छा अच्छे खेलने प्लेयर थे, वाले थे। अच्छे तो प्लेयर तेरह थे। 13 बॉल पर 0 तो शक तो होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, यानी कि उसमें भी सईद उमर का भी था कि जिनको भी कॉल आई कि जी कि हम आपको इतने पैसे, हाँ बल्कि उस मैच में सईद उमर 43-48 किया तो रिटायर्ड हर्ट हो गया ना, कर दिया गया। ठीक है, कर तो दिया गया। पाकिस्तान के 80 पर 2 आउट थे और 125 पर पाकिस्तान के 5 आउट थे, और कहा जाता है जी कि 145 पर ऑल टीम आउट थी। हम्म। ठीक है, तो इस तरह काफी शकोक बात पड़े, बाकी उस टाइम ये कहा शेख गया साहब कोई सिगरेट तो नहीं जला के आया ऐसी? क्रिकेट इस बड़ी मशहूर टर्म है ना कि सिगरेट जला के रखना कि तू सिगरेट पढ़ो मैं वापस आना। सर वो ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਗਰਮ ਨੋਟ ਨੇ, तो ਉਹਦੀ अच्छा। ਵੀ ਤੇ हिद्दत होती है ना। ठीक हाँ। है ना, तो हिद्दत तंग करती है ना इंसान को। उसमें काफी चीजें हैं जी कि मुझे पता है कि बताया गया जी कि उसमें जी आपका जो भी कहते हैं जी कि मुझे ऑफर की गई कि आप 15 लाख रुपए ले लो, ठीक है ना, तो हमारे साथ जो ना इस तरह मैच फिक्सिंग में आ जाओ ना। वो ये भी कहते हैं जी कि इसी बेस पर वकार ने उसको पैसे भी दी गए और पजीरो भी दी गई, ये उन्होंने इंक्वायरी जैरो भी रिपोर्ट में देखा। कहा, इंक्वायरी वाह। रिपोर्ट में कहा था, और बकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी दोनों के दरमियान, जो कि लॉयर थे उन दोनों को इकट्ठा बुला के। अच्छा, जो ना ये बड़ी मजेदार बात है, ये जो अगर आप मैच फिक्सिंग की सारी रिपोर्ट देखो ना, तो उसमें सबसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है। पहले उनके इंडिविजुअल बयान लिए गए हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी एलिगेशन लगाया जी कि सपोज लगाया आकिब ने कि जी वकार को ये मुझे भी ऑफर की गई, मैंने नहीं लिए, वकार को भी पैसे मिले इतने और प्लस पजीरो मिली, तो फिर उन्होंने दोनों को बुला लिया कोर्ट में। तो वो ज्यादा मोस्टली होती थी इन कैमरा हियरिंग, तो फिर वो अच्छा अच्छा। क्रॉस क्वेश्चन होती थी भी इसने ये एलिगेशन लगाया, आप क्या कहते हो, फिर उसके बाद अच्छा भी अब आप क्या कहते हो, ये सारा हुआ है। और ये सही भी है क्योंकि अगर मीडिया के सामने करेंगे तो बहुत सी मीडिया अपने तरीके से डिफरेंट एंगल देकर उसको सामने लाएगा। देखिए जब ये आप बोलते हो ना कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, अब मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे पता मुझे भी थोड़ा सा कॉल आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन लुबिल बाब ये था कि लोगों को सारे ही माशाल्लाह मुलविस है, कहीं मुश्ताक मुलविस है, मुश्ताक अहमद इजाज में एलिगेशन लगा जो क्राइस्टचर्च का मैच है, जिसमें था कहते हैं जी मुझे कहा गया, वसीम को ने कहा जी तुम बॉलिंग जो होली करो, बैट बॉलिंग करो, ठीक है ना, उसके लिए उसने मुझे 1 लाख रुपया भी दिया, प्लस मुझे उसने कैसल से लेकर मैनचेस्टर तक फ्री टिकट दी। वसीम अकरम ने फ्री टिकट अपने क्रेडिट कार्ड से बाई की थी, वसीम अकरम ने ना। अच्छा। ठीक, तो वो जब अब ये भी कहा जाता है कि आता कहते हैं जी बाद में वसीम ने बताया कि यार ये मैच मैंने फिक्स नहीं किया था, ये इजाजम ने फिक्स किया था। यानी कि आप अगर फिगर आउट करोगे ना तो आपको लगेगा एक मैच इजाज ने फिक्स किया है, एक मैच मुश्ताक ने फिक्स किया हुआ है, एक सलीम अकबर ने मैच फिक्स किया हुआ है, एक ने फलाने में फिक्स किया, सारे ही पैसे कमा रहे हैं, कहीं यानी इकट्ठे कमा आप ये रहे हैं, कमा रहे शेख हैं। साहब जो आप बात कर रहे हैं सारा आप उस रिपोर्ट की रोशनी में कर रहे हैं? सर मैं पूरी रिपोर्ट में सामने पड़ी हुई है इस टाइम। यानी आप रिपोर्ट की रोशनी में ये सारी बात कर रहे हैं कि उसमें ये सब कुछ, उसमें ये चीजें आ चुकी हैं? जी आ चुके, मैं आपको पैराग्राफ बता देता हूँ, मेरे पास पैराग्राफ 14 है, मेरे पास पैराग्राफ 15 है, मेरे पास पैराग्राफ 16 है, 20 है, 24 है, 27 है, 30 है, मेरे पास है रिपोर्ट। नहीं आप सही है, वेबसाइट सही है, पे, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसमें से बात कर रहा हूँ, आगे पीछे मेरे अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सारा लुबिलबाव उसमें है हर जगह। यही है सब अच्छा, कुछ। दूसरी बात मैं सबसे मैं बात करना चाहूंगा, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, कि ये जो केस था माजिद खान लेकर गए थे नॉट खालिद मूसा। खालिद मूसा चेयरमैन थे, माजिद खान सीईओ थे, माजिद खान कन्विंस करते रहे खालिद साहब को जी आप केस जो है ना ये लेकर जाएं, आगे प्रोसीड करें,
प्रेसिडेंट चीफ पाकिस्तान के जो होते हैं उसमें प्रेजेंट था ना, तो उनको तो खालिद साहब हैसियत करते थे, क्योंकि खालिद साहब इंप्रेस थे, मुझे मैंने देखा हुआ है, खालिद साहब बड़े इंप्रेस थे, ही इज अ गुड गाय खालिद साहब। किससे और इम्प्रेस थे वो एक लड़कों के फेम से इंप्रेस थे, अच्छा, हालांकि मतलब खालिद साहब यानी कि वो ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं थे जो पहले मुझे वो जिसके। करना है, पहले जी मुझे वो माजिद खान साहब क्लियर कर देते, फिर मैं इस पर भी आता हूँ। जी। माजिद खान जब ये नहीं गए तो फिर माजिद खान ने प्रेसिडेंट को खत लिखा कि जी ये हो रहा है। पहले हमने इंक्वायरी बैठाई थी जी इब्राहिम साहब की, फरुद्दीन इब्राहिम की, जसी जारी यूसुफ की, लेकिन वो हम उस पर नहीं करते। मैं चाहता हूँ इस पर जो ना जुडिशल कमीशन बने, तब बात बनेगी। तो फिर माजिद खान की रिक्वेस्ट पर अगस्त 27 को, आई थिंक 1998 में जो है ना ये वो आगे प्रोसीड सा हुआ, और 9 सितंबर जिस दिन मेरी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस दिन इसकी बकायदा समन जारी होने शुरू हो गए, जिसे नोटिस बोलते हैं आप, सब प्लेयर्स को, सब जो भी लोग थे 20-25 तक 40 बुकीज भी, ये उस बार बरकत डे पर स्टार्ट हुआ। दूसरा ये खालिद साहब का, खालिद साहब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ खालिद साहब को। खालिद साहब थे वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन लाहौर के सदर, ठीक है, ये वहां से आए थे, ठीक है। ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और लोग इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब मैंने इनको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने तो मैं भी बड़ा खुश था, मैं यार ये क्लब लेवल से आए हैं तो इनको क्लब क्रिकेट का पता है, तो इसको प्रमोट करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। लेकिन ये खिलाड़ियों के फेम से बहुत इंप्रेस थे, जिसमें सारे प्लेयर आते हैं, वसीम अकरम आया था, सलीम मलिक आया था, इजाज वट एवर सबसे ना, तो वो इनको बहुत ज्यादा लाइट लेते थे, बहुत ज्यादा लीनियर थे। बट दूसरी तरफ प्रोफेशनल क्रिकेटर था माजिद खान, माइटी खान, और उनका एक अपना बैकग्राउंड है फैमिली का। माजिद खान वो हैं प्लेयर हैं, जब इनकी अपनी सिलेक्शन होने की थी तो इनके फादर डॉक्टर जगीर साहब सिलेक्शन कमेटी में थे, तो वो वॉकआउट कर गए थे कि अब मेरे बेटे की बात आ गई सिलेक्शन की, तो मैं नहीं बैठूंगा सिलेक्शन कमेटी में ना। दे वर लाइक दैट, ठीक है, वो कैलिबर था। तो माजिद खान तो वो इस बहुत बड़े नाम है, बहुत स्टार बड़ा। कहते हैं हीरो, मैं तो उसको स्टार नहीं कहूंगा, उसको मैं हीरो कहूंगा, ठीक है ना, वो कि तो अपने भी उसमें बेटे बाजेज से भी कोई रियायत नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। वो आपको मैं वाकई बता सकता हूँ जब माजहा की बात करेंगे हम। तो खालिद साहब इस चक्कर में काफी कमजोर रह गए कि वो प्लेयर से इंप्रेस थे, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा सके कि मैच फिक्सिंग का स्टेप माजहा को कर जाता, उन्होंने नहीं उठाया था। आमिर सुहेल ने पिछले दिनों जो बयान दिया है, और उसने उसने कहा है कि जो वर्ल्ड कप थे सारे वो बाकायदा प्लानिंग से हारे गए। यानी उसमें नाम उन्होंने वसीम अकरम का बहुत क्लियरली उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया। और मुझे याद है कि 96 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी एक ऐसा मौका आया था कि जब अचानक फैसला हुआ कि कप्तान नहीं खेलेंगे और ये जिम्मेदारी आमिर सुहेल के कंधों पर डाल दी गई। आप उस वक्त जर्नलिज्म इन थे, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए आमिर से बहुत बड़ा नाम है जोड़े का, ठीक है, बहुत अच्छे ओपनर, पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर सईद उमर एंड मेरी नजर में आमिर सुहेल थे, ठीक है, वो पाकिस्तान पूरी पूरी क्रिकेट में। तो आमिर सुहेल का फिर देखिए, राशिद लतीफ है, आमिर सुहेल और आको, वो तीन बंदे हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग का स्टैंड लिया ना, और अपने कैरियर को दौर पर लगाया, ठीक है। तो लेकिन जहां तक वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप डेलिबरेटली हारने की बात है 92 के बाद, वो थोड़ी सी बात हजम नहीं होती, ठीक है। उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी, बड़े क्रिकेटर हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर नज़र रखते हैं, ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इस तरह प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। एक आधा हो सकता है, एक आधा वर्ल्ड कप हो कि जी कैप्टन ने 4-5 प्लेयर्स को मिला दिया हो साथ, ठीक है, हो, लेकिन नॉट एवरी वर्ल्ड कप। बहुत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो मुश्किल, ये तो, लेकिन कप्तान का अचानक ना खेलना, हाँ, ये मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं। बताते हैं आमिर सुहेल के इन्होंने प्रैक्टिस की है, ये बल्कि मुझे याद है स्टीमर ने मुझे ये बात की थी कि इन्होंने प्रैक्टिस की एक दिन पहले मैच से, और बिल्कुल फिट थे। और दूसरे दिन अचानक जो है ना, मुझे 5 मिनट पहले बताया गया जी कि वसीम नहीं खेल रहे, कप्तानी आपने करनी है ना। आप देखें कैसे जब आप कोई भी इंटरनेशनल वनडे भी खेलते हो ना, टेस्ट मैच भी खेलते हो, उससे पहले आपकी 1-2 दिन पहले मीटिंग होती है प्लेयर से, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेटेजी की होगी ना। ये तो वर्ल्ड कप था, ठीक है, इसमें तो 10 मीटिंग चाहिए थी। आपकी मीटिंग ड्रेसिंग रूम में भी होती है, मैच स्टार्ट होने से पहले, टॉस जाने से पहले भी होती है, बाकी उससे एक दिन पहले भी होती है, जिसको अपनी स्ट्रेटेजी अपनी फाइनल करनी होती है। हम शुरू करेंगे कि ना तो पहले एक दिन पहले कोई मीटिंग हुई, और दूसरे दिन भी मीटिंग कोई नहीं हुई कि मुझे 5 मिनट पहले बताया गया, ठीक है ना। तो बस हमने जो जैसे तैसे से हम वो अंदर गए और मैच खेला। तो ये वाकई बड़ी मशकूक बात थी कि वो कहते हैं कि वसीम अकरम फिट थे एक दिन पहले, उस दिन रात को गए हैं नाइट क्लब, प्रैक्टिस करने के बाद वो नाइट क्लब चले गए हैं, दूसरे दिन सुबह
पता लगा जी कि वो नहीं खेल रहे। तो ये सारा कुछ हुआ, तो डाउट तो आता है डेफिनेटली कि बंदा बिल्कुल फिट था। हाँ यस, बल्कि वसीम ने खुद कहा आमिर सुहेल से, मैं फिट हूँ, मैं ये मैच नहीं छोड़ सकता। ये आमिर सुहेल का कहना है। ये आमिर सुहेल का कहना है। तो ऐसा तो नहीं कि वाकई वो अनफिट हो गए हो? देखें, नीतों के हाल तो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। तो आमिर सुहेल डाउटफुल है। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो वाकई जनरल फिट हो, लेकिन जो सारे जो चीजें, सारे जो प्लेयर्स हैं, हम वो तो सारे ये कहते हैं जी कि ही वॉज फिट। तो वो ये भी कह रहे हैं जी मैं खेलना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम मैच है। तो एकदम और अचानक कितनी बदकिस्मती की बात है कि 92 वर्ल्ड कप में आप इंजमाम को देखें, जो जिनके बाकायदा वो कहते हैं कि डायरिया था उनको, जी और बहुत बुरी उनकी हालत थी, जी लेकिन मैच की अहमियत को समझते हुए उन्होंने मैच खेला। और दूसरी तरफ कोई और प्लेयर हैं जो जिन्हें बाकी प्लेयर समझ रहे हैं कि वो फिट हैं और वो सर, मैच नहीं खेलते। कई बात सही है आपकी कि जो डायरिया है, वो जो आपकी अगर कंपेयर करोगे डायरिया को, आपकी मसल मसल पेन है समवेयर सम बैक शोल्डर पर व्हाटएवर, वो तो इतने आप स्प्रे आ गए हैं कि घंटा 2 घंटे के लिए हाँ, वो और आपको ठीक डायरिया कर, ज्यादा खतरनाक है। 10 ओवर का स्पेल जो है ना वो हाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डायरिया तो बहुत खतरनाक है कि रनिंग करते हाँ, हुए मसल हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिस्क था वो, और ठीक है उन्हें ना। बुखार था, बड़ी बुरी कंडीशन थी उनकी। अच्छा, बात आते हैं वापस मैच फिक्सिंग की तरफ के। अताउर रहमान, वो आप जैसे आपने कहा कि वो गरीब घर का लड़का था और उसका कैरियर पूरा दांव पर लग गया, सच बोलने की वजह से या मैच फिक्सिंग में हिस्सा लेने की वजह से? असल कहानी क्या थी कि अताउर रहमान, ठीक है चले वो बाद में टारगेट भी हुआ, लेकिन उसने पहले फिक्स भी किया। पहली बात, अता आया था टीम में वसीम की वजह से, क्योंकि अता भी लुधियाना जीवाना में खेलता था, वसीम भी लुधियाना जीवाना में खेलता था, ठीक है। तो अता टीम में आया वसीम की वजह से, तो वो आपको जारी पता है कि एहसान उसका काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फेवर थी, वट एवर, ठीक है ना। अच्छा बॉलर था बट नॉट अ वर्ल्ड क्लास, बट अच्छा बॉलर था, ठीक है। तो वो वसीम ने उसको खिलाया और फिर वसीम ने उसका फायदा भी उठाया। तो उस एहसान के चक्कर में कि जी वो उसके सामने बिछता ही गया ना, कि जो कहता गया कप्तान वो करता गया। लेकिन ये बात ठीक है कि वो बेचारा एक गरीब घर से था, और आपको पता है गरीब घर का जो बच्चा होता है उसमें समहाउ मोस्टली बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई कोई पॉलिश निकलता है, गरीब का बच्चा भी हो तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो ना, ठीक है। तो ये बेचारा जो है ना, लोगों के जो ताकतवर लोगों के सामने बेचारा बिछता ही गया। किसी ने कहा भी ये एफिडेविट दे दो, दे दिया लिख के, हाँ जी ये मुझे ये कहा था वसीम ने कि जी मैच बॉलिंग ठीक नहीं करनी। फिर किसी ने कहा नहीं जी नहीं, वापस ले लो, वसीम ने कहा या खालिद साहब ने कहा। ये भी उसमें मेंशन है रिपोर्ट में, उसमें वसीम का नाम कोई नहीं है, बल्कि खालिद साहब का नाम है कि खालिद साहब ने इसको इन्फ्लुएंस किया अता को कि जी आप जो है ना वसीम के खिलाफ जो एफिडेविट जो थी वो वापस ले लो, बयान हल्फी वापस ले लो। तो इसने वो ले लिया। तो अब हुआ उसका क्या कि जब वो तारक रहीम साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वसीम के लॉयर ना, तो उन्होंने जब कंक्लूजन किया, अपने जो आर्गूमेंट्स होते हैं कोर्ट के सामने आपने कंक्लूड करना होता कंक्लूड है किए। उसको, कि उन्होंने कहा जी कि अता की जो बात पर तो जो है ना नहीं किया जाता, ट्रस्ट नहीं किया जाता, कि पहले उन्होंने ये कहा, 3 बार उन्होंने अपना वर्जन चेंज किया है ना, ठीक है। तो इस पर तो ये नहीं किया जा सकता। वही अ- वही हुआ। अता बेचारा बस बेचारगी में मर गया। आकिब जावेद हमेशा बहुत आउटस्पोकन रहे हैं, बहुत खुलकर बात करते रहे हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से, और आपने बताया भी कि उनका कैरियर इससे मुतासर हुआ यकीनन। धमकियां भी मिली थी। जी बिल्कुल, उनको धमकी भी मिली थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। पहले तो बात ही, आपका जो एक बड़ा डिसेंट इंसान है, अच्छा इंसान है। और हुआ ये था कि अतार ने लिया एफिडेविट बयान हल्फी वापस, ठीक है। जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि खाला साहब के कहने पर बयान हल्फी, या वसीम के कहने पर जो ताबुत कहते हैं जी, वो थ्रेट किया वसीम ने, तो मैंने वापस ले लिया ना। तो मैं इतफाक से उस दिन फंक्शन था पंजाब कॉलेज गुलबर्ग ब्रांच में। तो हमारे मुगीसुद्दीन शेख साहब हैं, वो उन्होंने मुझे और नेशन के रिपोर्टर थे, मैं नाम भूल गया, उनको बुलाया ना। तो उधर से आकुब जावेद और हमारे लेग स्पिनर थे लेफ्ट आर्म हुसैनी, पूरा नाम उनका भी भूल गया, हुसैनी का हुसैनी ना। मुझे याद है बिल्कुल। हाँ जी, तो वो उधर से क्रिकेटर से वो थे, और जनरल से हम दो थे ना, हम वहाँ गए। तो हम नीचे हॉल में जा रहे थे, तो मैंने आके उसका, मैं कहा वो आपको पता आज जो उसने बयान हल्फी वापस ले लिया था ने। कहता है इजाज क्या तुम चाहते हो वो कत्ल हो जाता, क्या ये मुझे आपने मुख्तसर ये बात की, कहता भाई मुझे भी बड़ी धमकी मिलेंगी, अभी तो आपकी बोटी बोटी कर देंगे, ठीक है।
तो आप ना, जब तक मैं क्रिकेट में हूँ, यानी कि मुझे मैसेज आया कहीं से कि जब तक क्रिकेट में मैं हूँ, कप्तान हूँ, आप मेरी कैप्टनसी में वापस क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। तो ये वसीम के बारे में बात की थी। धमकी के बारे में उन्होंने बात नहीं की, वोटिंग मुझे वसीम ने कहा है, लेकिन धमकियां मिली जरूर समवे से ना, लेकिन कैरियर खत्म करने का वसीम का उन्होंने कहा था। और ये जो बात है तावली, ये मेरी उनसे खुद बात हुई, आपको भी केवल भी याद किया चाहते हो कि वो आपको खत्म करता। तो इस तरह के मामला थे। तो इससे तो यही है ना कि ये जो माफिया ये इतना स्ट्रांग है कि आप इनकार करें तब भी आप फंसते हैं, और आप इकरार करें साथ रहें तो शायद ज्यादा प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। आपके पर्टिकुलर ये लफ्ज यूज करता है कि जितना स्ट्रांग ये माफिया आप इमेजिन नहीं कर सकते, जितना खतरनाक है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा है आपसे गुफ्तगू करके, और ये सिलसिला ऐसा है कि जो जारी रहेगा, इसके फॉलोअप्स आते रहेंगे। हमारा मुतालबा यही है कि क्रिकेट बोर्ड को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, और किसी भी ऐसे खिलाड़ी को ना तो क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा दिया जाना चाहिए जो किसी भी हवाले से मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहा है, और नए खिलाड़ियों में भी उन्हीं को आप चांस दें जिनका दामन साफ हो। बहुत हो गया, अब हम नहीं चाहते कि लोग क्रिकेट से बेजार हों, हम चाहते हैं कि लोग एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आएं और उसमें दोबारा से दिलचस्पी लें। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट करें, और ऑपरेशन क्लीन अप का मतलब है कि उसमें किसी के साथ कोई रियायत ना की जाए। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम आइंदा उनको सामने रखते हुए मजीद अच्छे प्रोग्राम आपके सामने ला सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।